तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। ये तस्वीरें वहीं की हैं। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। इसरो ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बाढ़ और बारिश से आई तबाही के निशान अब दिखने लगे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। इस बुजुर्ग महिला को सांप ने डस लिया है। अस्पताल पहुंचना जरूरी है, लेकिन छोटा रास्ता अब काफी बड़ा हो गया है। गांव से शहर का संपर्क टूट गया है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गई है। लिहाजा लोगों को जरूरी कामों के लिए भी मीलों तक इन उबड़ खबड़ और ढलान भरी रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में संविदा कर्मचारियों यानी सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे लोगों ने नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए इन कर्मचारियों ने पानी में खड़े होकर अपनी मांगें दोहराई और नारेबाजी करते नजर आए। देशभक्ति के रंग में रंगी ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार में नजर आई। हरियाणा के कैथल से 24 कांवड़ियों का एक दल ये 180 फुट लंबा तिरंगा कांवड़ लेकर चला है। मकसद है इसके जरिए सभी कांवड़ियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने का संदेश पहुंचाने की। शिमला के कोटगढ़ में हुई ये अनोखी शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दूल्हे को बारात लेकर कोटगढ़ से कुल्लू जाना था, लेकिन लगातार भारी बारिश और खस्ताहाल सड़क होने की वजह से दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेकर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शादी संपन्न करवा दी गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बारिश के दिनों में मुंबई की परेशानी से जुड़ी है। हमने आपको मुंबई की सड़कों पर गड्ढे दिखाए, सड़कों पर जल जमाव दिखाया, लैंडस्लाइड और जर्जर मकानों को लेकर भी प्रशासन की लापरवाही दिखाई। अब आपको हाईवे पर जल जमाव से होने वाली परेशानी दिखाते हैं। मुंबई को गुजरात से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण की वजह से पानी जमा हो गया है। इसकी वजह से जाम लग जाता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस मामले में भी महानगर पालिका सुस्ती दिखाती है। नेशनल हाईवे से गुजरते हुए रफ्तार पर ब्रेक ना लगे, इसलिए हॉर्न बजाना यहां पर जरूरी है। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में पानी, पानी से होकर गुजरती गाड़ी। और चारा भी क्या है, पहली बारिश के साथ ही मुंबई के सड़कों की शक्ल बदल जाती है, या यूं कहिए कि उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। हादसों को न्योता देने वाले ऐसे गड्ढे असल में एक बड़ी चुनौती होते हैं, जिनका सामना वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। ऐसे हालात मुद्दा तो हैं, लेकिन क्या मजाल की तस्वीर जरा भी बदल जाए। मुंबई शहर के कई इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, जहां जल जमाव की गंभीर समस्या है। पानी जमा होने से जहां बेशुमार गड्ढे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही समस्या नेशनल हाईवे पर भी है। ये हाईवे मुंबई को गुजरात से जोड़ता है, इसलिए बेहद खास है, लेकिन बदइंतजामी और लापरवाही का शिकार है। नेशनल हाईवे नंबर 8 ये उन महत्वपूर्ण हाईवे में से एक आता है जहां पर देश में सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। मुंबई को, महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाला ये हाईवे हर रोज लाखों गाड़ियों का वजन उठाता है। मगर इस हाईवे की हालात कैसे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हर जगह बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे। हर साल बारिश में इस हाईवे का कुछ यही हाल होता है। आज की अगर बात करें तो ये बड़े बड़े गड्ढे जो आप देख रहे हैं, हर रोज यात्रियों को इन गड्ढों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर लंबा लंबा जाम जो है वो भी नजर आता है। कारोबार के नजरिए से मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग की अहमियत क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। रोजाना इस सड़क से हजारों गाड़ियां निकलती हैं, लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन NH8 को लेकर प्रशासन की कैसी लापरवाही है उसे इस तस्वीर से समझिए।
यहाँ गड्ढों का एक सिलसिला नजर आता है, जिसका असर गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ता है। बारिश होने के बाद इनकी वजह से यहाँ लंबा जाम लग जाता है। जब मुंबई में पहली बारिश हुई थी और पहली बारिश में इस रास्ते पर इतना पानी भर गया था कि लोगों को 6-7 घंटे ट्रैफिक में रुकना पड़ा था और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हर साल प्रशासन बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े वादे निभाने की कोशिश करती है, बट कोई भी वादा जो है वो निभा नहीं पाती है। सड़क पर पानी जमा होता है तो उसकी हालत बदतर होती चली जाती है। सवाल है कि इस नेशनल हाईवे पर पानी जमा कैसे हो जाता है? इसकी बड़ी वजह है अतिक्रमण। वसई इलाके में NH8 के दोनों तरफ अवैध तरीके से ढाबा या रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। ये अवैध अतिक्रमण ही यहाँ जल जमाव की वजह है, क्योंकि इनकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाता है। जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, ये वसई लगता है, वसई इलाका है ये। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं और इन ढाबों पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि नेशनल हाईवे नंबर 8 के सटकर इन्होंने जो है वो एनक्रोचमेंट किया है। एनक्रोचमेंट करने की वजह से जो नेचुरल ड्रेन है वो नेचुरल ड्रेन ढक जाता है और ढकने की वजह से पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं पहुंच सकता है और नदियों में या फिर जहां पे इसको वेस्ट किया जाता है, पानी को भेजा जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हर साल प्रशासन जो है इस पर आंख मूंद कर जो रिजल्ट है उसकी राह देखती रहती है। NH8 की हालत और वहां अतिक्रमण की समस्या से सभी वाकिफ हैं। प्रशासन और नगर पालिका दोनों बखूबी जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करेगा तो बारिश का पानी नेशनल हाईवे पर जमा हो जाएगा। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी होगी, लेकिन इस जानकारी के बावजूद प्रशासन जैसे आंख बंद किए रहता है। बारिश होने के साथ ही जब जल जमाव की शिकायत हुई तो VVMC यानी वसई विरार महानगर पालिका को लगा कि कुछ करना चाहिए, इसलिए टीम गई और अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे चलाए जा रहे करीब 40 ढाबे तोड़ दिए गए। अलोंग द नेशनल हाईवे उनकी जो बाउंड्रीज है वहां पे जो प्राइवेट लैंड ओनर्स है या कुछ एनक्रोचर्स है, उन्होंने मिट्टी का भराव करके वहां पे टेम्पररी शेड्स बना के होटल चालू भी किए थे। हम लोगों ने मनपा की ओर से पुलिस की मदद से ये ढाबे के ऊपर हमने कार्रवाई की है। अवैध तरीके से बनाए गए ढाबे हटा दिए गए हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन ये तो हर साल की कहानी है। ऐसे ढाबे फिर बना लिए जाते हैं और ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो जाता है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी कार्रवाई पहले नहीं करता, उसकी भी नींद बरसात शुरू होने के बाद खुलती है। सबसे बड़ा सवाल हर साल की तरह यही होता है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती, किसको पूछकर ये सारे लोग जो हैं वो अपनी जगह आगे बढ़ा देते हैं और वो भी नेशनल हाईवे नंबर 8 तक आ जाते हैं, इतनी नजदीक तक आ जाते हैं हाईवे की लाइन के। तब तक प्रशासन को पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ है। हर साल की यही कहानी है। कब जागेगी प्रशासन, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जल स्तर पर केंद्र और दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हथिनीकुंड बैराज से धीमी गति से पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि यमुना का जलस्तर तेजी से न बढ़े। सीएम ने बोट क्लब, यमुना बाजार, गढ़ी मांडू, मजनू टीला, वजीराबाद, बदरपुर खादर, DNT पुस्ता के निचले इलाके में रहने वाले लोगों से जगह छोड़ने की अपील की है। यमुना का जलस्तर बढ़कर 207.71 मीटर हो गया है, जो कि साल 1978 के रिकॉर्ड लेवल से भी ज्यादा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। NDRF की 12 टीमें 6 जिलों में तैनात की गई है। वहीं दिल्ली के लोहा ब्रिज पर भी NDRF की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि दिल्ली के हर जिले में 2-2 NDRF की टीम तैनात रहेगी।
मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में मौन सत्याग्रह किया। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान में नेताओं ने मौन विरोध जताया तो वहीं गोवा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए 19 लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि वो नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं करती और न ही इसमें विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि 70,000 बूथों में से केवल 60 बूथों पर हिंसा हुई। ममता बनर्जी ने बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर निशाना साधा और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया। देश में टमाटर की बढ़ती कीमतें जल्द ही कम हो सकती हैं। दरअसल केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में टमाटर के नए स्टॉक आ जाएंगे, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक के लिए कांग्रेस ने नेताओं को न्योता भेजा है। बड़ी बात अब यह है कि इस बैठक से पहले सोनिया गांधी ने नेताओं को डिनर के लिए बुलाया है, यानी कि पूरी कोशिश है कि सीटों को लेकर सहमति बनाई जाए। लेकिन आज जब कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला तो ममता बनर्जी का लहजा भी सख्त हो गया। अब जबकि विपक्ष की कई पार्टियों के साथ कांग्रेस की तनातनी है, तो सवाल है कि मोर्चा बनेगा कैसे। पटना में हाथ मिले, अब दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों के दिल मिल जाएं। कांग्रेस की बस यही ख्वाहिश है और इसलिए बेंगलुरु की बैठक से पहले सभी नेताओं से सोनिया गांधी के घर डिनर की गुजारिश है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रात के खाने पर बुलाया है। चर्चा ये भी है कि बेंगलुरु की बैठक में यूपीए चेयरपर्सन भी शामिल होंगी। हमारे यहाँ मत अलग अलग दल हैं, सबके विचार हैं, लेकिन एक नेशनल काज के लिए हम एक हो रहे हैं, एक हुए हैं। मत भिन्न लोग भी हम लोग एक हुए हैं और देश के लिए बड़ी अच्छी सरकार चलाई है। मैं ये बता दें कि अजय रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के साथ चला पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में इकट्ठी चल पाएंगी क्या? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को अकोमोडेट करेंगे क्या? केसीआर अकोमोडेट करेंगे क्या? क्या वाईएसआर पार्टी अकोमोडेट करेगी क्या? बीजेडी अकोमोडेट करेगी क्या? तो क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं। असल में अंदर खाते एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, आपसी रंजिश है। परंतु ठीक है, मोदी जी के विरोध के चलते हुए आपस में एक बैठकें भी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पटना की पहली बैठक के लिए नीतीश ने बुलावा भेजा था। अब कमान जैसे कांग्रेस ने संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए एनडीए हो या यूपीए, दोनों अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को जोड़ना चाहते हैं। पटना की बैठक में 17 पार्टियां शामिल हुई थी। बेंगलुरु के लिए 25 पार्टियों को न्योता भेजा गया है। इसमें केडीएमके और एमडीएमके जैसी पार्टियां भी हैं, जो पहले बीजेपी की सहयोगी रह चुकी हैं। नए दलों में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। यानी कांग्रेस अपने साथ ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों के साथ रखने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन इनमें किंतु परंतु भी है। केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है, अध्यादेश पर समर्थन मिलेगा तभी डिनर करने आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इनविटेशन दिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं और हमने उन्हें रिस्पांस भी दिया है, क्योंकि देखो दिल्ली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली में जिस तरीके से ये काला अध्यादेश लाकर
चुनी हुई सरकार को खत्म करने की या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसमें सभी अच्छे राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का, और इस अध्यादेश का विरोध करना चाहिए। हमने उस मीटिंग में भी मांग रखी थी, उन्होंने कहा था कि भाई संसद सत्र के 10-15 दिन पहले हम डिक्लेयर कर देंगे, तो हम बस उसी मांग को दोहरा रहे हैं। हम उनसे आज भी निवेदन करते हैं कि भाई आप अनाउंस करो। पेच बंगाल में भी है। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने ममता सरकार को घेरा है और ममता को न्योता भी दिया है। बंगाल में पंचायत चुनाव नहीं है, ये सिर्फ एक प्रहसन है। आम लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हैं और ये सब जानबूझकर सत्तारूढ़ पार्टी, साथ में पुलिस बल और बंगाल के चुनाव आयोग सब मिलकर ये बंगाल के लोगों को लोकतंत्र के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हिंसा थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंसा की बजाय ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं है बंगाल को बचाने के लिए। আর এখানকার যে সিপিএম দলটা আর কংগ্রেস দলটা আছে ওদের দেখে আমার দয়া হয়। আমি ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না, কারণ ন্যাশনাল লেভেলে একটা জোটের কথা চলছে, তাদের ভেবে কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি। আর না করলে আপনি এখানে আমায় গালাগালি দেবেন আর ওখানে আমি আপনাকে পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবো। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि पुरानी सहयोगी पार्टियां उसके साथ है, लेकिन मसला टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन का है। सीटों के बंटवारे में ये पार्टियां बड़ा शेयर लेंगी, तो क्या कांग्रेस यूपी, बंगाल, पंजाब और दिल्ली में कुर्बानी देने को तैयार है? डिनर में इस पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें चूक न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 223 अंक फिसलकर 65,394 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी 55 अंकों की गिरावट रही और निफ्टी 19,384 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, मेटल समेत तमाम सेक्टरों के शेयरों को झटका लगा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने का दाम 195 रुपए बढ़ गया और अब प्रति 10 ग्राम सोना 59,700 रुपए पर आ गया। तो वहीं चांदी भी 200 रुपए महंगी हो गई, यानी कि अब 1 किलो चांदी 72,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिलेगी। जून 2023 में खुदरा महंगाई दर में बढ़त दर्ज की गई है। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा महंगाई दर जून में बढ़कर 4.81% पर पहुंच गई, जबकि मई में ये दर 4.31% पर रही थी। वहीं खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 4.49% पर जा पहुंची, जो मई 2023 में 2.96% रही थी। आईटी सर्विस कंपनी विप्रो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाथ आजमाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए विप्रो AI 360 भी लॉन्च किया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि विप्रो अगले 3 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करीब 8,230 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वो अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग देगी। देश भर में वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाहन कंपनियों के संगठन सियाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7.5 लाख से 12.5 लाख तक की कीमत वाले कारों की बिक्री में इजाफा हुआ और ये कुल कारों की बिक्री में 42 से 52% है, जबकि 25 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों की बिक्री में 67% हिस्सेदारी है। यानी कि देश में बिकने वाली करीब हर चौथी कार की कीमत 7.5 लाख से 25 लाख रुपए तक है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड से जुड़ा है, जिसे देखते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इस स्ट्रीट फूड का नाम है पानी पूरी, जिसे कई जगहों पर गोलगप्पा भी कहा जाता है। सोशल अड्डा में पानी पूरी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल पर आज पानी पूरी से जुड़ा एक क्रिएटिव डूडल नजर आ रहा है, जिसमें लोगों के खेलने के लिए पानी पूरी से जुड़ा एक गेम भी जोड़ा गया है। दरअसल आज ही के दिन साल 2015 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी पूरी से जुड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इंदौर के एक रेस्टोरेंट में पानी पूरी के 51 फ्लेवर पेश किए गए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसी रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए गूगल ने पानी पूरी पर गेम के साथ एक डूडल तैयार किया है।
गूगल पर दी गई जानकारी के मुताबिक पानी पूरी की खोज महाभारत काल में द्रौपदी ने की थी। कहा जाता है कि द्रौपदी को 5 पांडवों को खिलाने के लिए खाने की कमी पड़ रही थी। ऐसे में द्रौपदी ने बचे हुए आलू और दूसरी सब्जियों को मिलाकर आटे की छोटी छोटी पूरी बनाकर उनमें भर दिया और इस तरह से पानी पूरी का जन्म हुआ। पानी पूरी में भरने के लिए कहीं आलू का इस्तेमाल होता है तो कहीं उबले हुए चने या फिर छोले भरे जाते हैं इसमें। फिर उसमें अलग अलग स्वाद वाला तीखा मसालेदार पानी भरकर खिलाया जाता है। देश के अलग अलग शहरों में पानी पूरी को गोलगप्पे, पुचका और पानी के बताशे भी कहा जाता है। सोशल अड्डा में हमने पानी पूरी या फिर गोलगप्पे की दीवानगी को लेकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लखनऊ की चाट मशहूर है, लेकिन चाट में अगर सबसे अच्छा लखनऊ के लोगों को कुछ लगता है तो वो है गोलगप्पे यानी पानी के बताशे। पानी के बताशे की अगर हम बात करें तो गूगल ने भी डूडल बनाए हैं इस पर। हम देख रहे हैं खट्टा मीठा, जल जीरा, पुदीना, हींग, चटपटा, 4 तरह की यहाँ पर पानी है जिससे पानी के बताशे खिलाए जा रहे हैं। आप बताइए कि कितना पसंद है आपको पानी का बताशा? मैम बहुत पसंद है। बहुत पसंद? जी जी जी। अच्छा, घर से जब निकलती हैं मार्केट के लिए क्या सोच करके निकलती हैं कि अगर थोड़ा थक गए तो उसके बाद गोलगप्पे खाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद है। जब घर से निकलते हैं तो गोलगप्पे जरूर खाते हैं। कौन सा? अच्छा, इसमें से स्वाद बताइए। हम देख रहे हैं पसंद है। हींग पुदीना पसंद जी है। जी मैम, हींग पुदीना पसंद है इनको। आप बताइए, गूगल ने डूडल बनाया है तो आपको लगता है कि इतना मशहूर गोलगप्पा या पानी का बताशा है, वैसे तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसकी वजह से डूडल बनाया जाए? बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत खुशी हुई। और मुझे तो सबसे ज्यादा चटपटा, खट्टा मीठा, इमली वाला पसंद है। भैया जी, कौन से पानी का स्वाद लोगों को ज्यादा पसंद है? हमारे पास सबसे ज्यादा तीखा चलता है, तीखा पानी, चटपटा। चटपटा, तो उसको आप बहुत चटपटा बना करके रखते हैं। लोग कहते हैं चटपटा बनाओ, चटपटा दो। इसमें से चटपटा बनाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि ये जो स्वाद है पानी के बताशे का, ये अब दुनिया भर में पहुंच रहा है, ये पता है आपको? जी बिल्कुल पता है। बहुत फेमस है पानी पूरी, तो हमारे पूरे मतलब समझ लीजिए पूरे इंडिया में फेमस है। और आज तो बाहर भी चला ही गया है, विदेशों में भी इसको यूज किया जा रहा है, खाया जा रहा है। महिलाएं के आजकल तो बॉयज भी, जेंट्स भी सभी खा रहे हैं। गूगल को भी पानी पूरी की याद आ गई भैया। पानी पूरी सबसे बेस्ट रहता है और लोगों बहुत पसंद करते हैं। मौसम का सबसे बढ़िया जायका बोले तो पानी पूरी। पानी पूरी के कई नाम होते हैं, पानी पूरी है, दही पूरी, दही पुचका है। ये समझ लो कि पानी पूरी की और जायका बढ़ा दिया गूगल ने, पानी पूरी को आगे बढ़ा दिया और थोड़ा बहुत के साथ थोड़ा और आगे बढ़ गया गूगल पानी पूरी। काफी शॉकिंग लगा पहले तो देख के कि मतलब आज ये डूडल क्यों, आज ही देखा मैंने ऐसा, बट फिर जब उसको क्लिक किया देन पता चला कि हाँ, इट्स डेडिकेटेड टू इंडिया। सो यस। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पंजाब के मोहाली में माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट पंजाब की लड़कियों के लिए सेना में जाने की राह आसान बना रहा है। ये एक ऐसा संस्थान है जहां सेना में जाने की चाह रखने वाली लड़कियों को अगर एक बार इसमें दाखिला मिल जाए तो आगे की राह आसान बनाने की सारी जिम्मेदारी संस्थान उठाता है और लड़कियों के सपनों को पूरा करने में आर्थिक तंगी आड़े न आए, इसका पूरा ख्याल पंजाब सरकार रखती है। देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जो खास तौर पर लड़कियों को सेना में जाने के लिए ट्रेन करता है। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर आखिरी पड़ाव तक हर मोर्चे पर जीत के लिए तैयार करता है। पंजाब के मोहाली में है, नाम है माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। साल 2015 में पंजाब के मोहाली में माई भागो आर्म्ड प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स है, उसकी शुरुआत की गई थी। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आर्म्ड फोर्सेस में लड़कियों को किस तरह से ट्रेन करके वहां तक पहुंचाया जाए। यहीं से परीक्षा की तैयारी करके पल्लवी और उनकी एक और साथी अर्शदीप कौर सिद्धू प्री कमीशन प्रशिक्षण के लिए जाने वाली हैं। मैंने CDSE एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था और उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ SSB अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है OTA में। जो CDSE एग्जाम होता है
उसके क्लियर करने के बाद, SSB क्लियर करने के बाद हम आगे की ट्रेनिंग के लिए, आर्मी की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग के लिए हम OTA में 1 साल 49 वीक्स की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे OTA में हमें बेसिकली आर्मी के बारे में सिखाया जाता है और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है। पल्लवी अपनी इस उपलब्धि में इस संस्थान का बड़ा योगदान मानती है। क्यों? इन्हीं से सुनिए। 2019 में जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तो मेरे पास बहुत सारी एनर्जी थी, लेकिन उसको चैनलाइज करने के लिए एक वे नहीं था। मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो वे दिया कि मैं किस तरफ को अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करूं, पढ़ सकूं, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकूं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं, और साथ के साथ जो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है और हमें जो तैयारी करवाई जाती है रिटन एग्जामिनेशन की और SSB की भी, उसके लिए मुझे लगता है कि जहाँ पे भी अभी मैं हूँ, इंस्टीट्यूट प्लेड मैक्सिमम रोल इन दैट। हैरानी आपको इस बात की होगी कि पंजाब तक दायरा सिमटा होने के बावजूद यहाँ एंट्री आसान नहीं है। 25 सीटों के लिए लगभग 1200 से 1500 उम्मीदवार होते हैं और कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद यहाँ एडमिशन के लिए लड़कियों का चयन होता है। उसके बाद उन्हें शैक्षणिक और शारीरिक प्रशिक्षण के जरिए उन्हें सेना में भर्ती के लिए तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी संस्थान की होती है। पंजाब सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। जहां तक ट्यूशन फी का सवाल है, वो एक काफी हद तक सब्सिडाइज्ड फी है। इनफैक्ट जहां तक NDA प्रेपरेटरी विंग की बात है, स्कूल ने उनकी ट्यूशन फी को सब्सिडाइज करके ऑलमोस्ट 60% कम कर दिया है, और इसके अलावा वो ना रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हैं और ना ही एडमिशन फी ले रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे खर्चे हैं बच्चों के ऊपर, वो सारे बच्चों का खर्चा पंजाब सरकार देती है, जो तकरीबन 4 से 5 लाख पर बच्चे पे खर्च होता है हर साल। मतलब माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट पंजाब की उन लड़कियों को पंख दे रहा है जो सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहती हैं। 2015 में जब इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया था तो सीधा फोकस ये था कि किस तरह से जो लड़कियां हैं उनको भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जाए। और अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें तो लगभग 28 लड़कियां हैं अभी तक इस इंस्टीट्यूट से डिफरेंट जो आर्म्ड फोर्सेस है वहां पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। इस साल की बात करें तो इस साल के जो बैच में जो 25 का बैच होता है उसमें 2 लड़कियां हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, मोहाली। नथिंग ने लॉन्च किया है नया स्मार्टफोन। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ब्रिटेन की टेक कंपनी नथिंग ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन नथिंग फोन 2 लॉन्च किया है। भारत में ये स्मार्टफोन कंपनी का दूसरा ट्रांसपेरेंट फोन है। इस फोन की कीमत 44,000 रुपए से शुरू होकर 54,000 रुपए तक है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनाया गया है। इससे पहले जुलाई 2022 में कंपनी ने नथिंग फोन 1 लॉन्च किया था। IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तिमाही नतीजे घोषित कर दिए हैं। साथ ही कंपनी ने जानकारी दी कि उसके मुनाफे में 17% का उछाल आया है। अप्रैल से जून तिमाही के बीच कंपनी का मुनाफा करीब 11,074 करोड़ रुपए रहा, जो कि बीते वर्ष के समान तिमाही के मुकाबले 13% ज्यादा है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।